आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसे हर किसी को देखना चाहिए, जिससे हमारे भारत का इतिहास हर बच्चे को पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार। मूवी की शुरुआत में हमको आगरा 1949 का दौर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाई अथॉरिटी के लोग ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे मौजूद है उसके अंदर जाते हैं। उधर तब मिस्त्री वगैरह काम चल रहा होता है, मतलब जो चीजें टूट चुकी हैं उनको थोड़ा ठीक कराया जा रहा था अथॉरिटी के द्वारा। अभी तभी इनमें से एक अथॉरिटी वाला देखता है कि जहाँ से थोड़ा बहुत ईंट गिर चुका था एक कमरे में से, उसके अंदर जब वो झांकता है वो शॉक हो जाता है। वो अपने हायर अथॉरिटी सर को बुलाता है, बोलता है रघुराम सर आइए। वो बोलता है हाँ राव क्या हुआ। जो जब आके वो दोनों देखते हैं वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं कि अथॉरिटी को तुरंत इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में हमको ताजमहल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग चहल पहल कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। इसी के साथ गाइड लोग के भी भरमार थे, वो लोग दिखाने लगे हैं, ताजमहल का हिस्ट्री बताने लगे हैं। उसमें से हमारे विष्णुदास भी एक हैं, जिसका बेटा भी यही काम करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी में इनका यही काम चला आ रहा है, टूरिस्टों को घुमाना और ताजमहल के बारे में बताना। उसके लिए इनको मोटा टिप भी मिलता है, 300-400 रुपए टिप के तौर पे मिल जाते हैं। अगर फॉरनर मिल जाता है तो थोड़ा ज्यादा भी मिल जाते हैं। बाप बेटे ऐसे ही अपना जीवन गुजारा करते हैं। सारा दिन जब ये लोग काम करके घर पहुंचते हैं तो बेटा हमेशा अपने बाप से नाराज रहता है, क्योंकि बेटा हमेशा चाहता है कि बाप मोटी टिप ले, पर वो हमेशा मना कर देते हैं, क्योंकि उसके पापा बहुत खुददार हैं। किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं करते, किसी को टोपी वगैरह नहीं पहनाते, जो भी पैसा होता है वही मांगते हैं। ऊपर से कोई अगर टिप देता है वो भी नहीं लेते। इसलिए वो अपने पत्नी को अलग जाकर बोलता है कि पापा अगर ऐसे ही बने रहे तो कैसे लोन दिया जाएगा, हमारे बच्चे के स्कूल की फीस हम कैसे भर पाएंगे। वो चिल्ला के बोलता है अरे टिप अगर कोई देता है तो खुश होकर लेना चाहिए, हमने जो भी उनको घुमाया है उनको तो लेना ही चाहिए। इसकी पत्नी उससे कहती है धीरे बोलो पापा सुन लेंगे। पापा बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। दूसरा दिन दिखाया जाता है, बेटा पापा के पास आता है और सॉरी बोलता है। बाप बोलता है कोई बात नहीं, चलो हमें कहीं चलना है। फिर बाप बेटे टूरिस्ट ऑथोरिटी के पास जाते हैं, जहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ बनेंगे उधर के प्रधान। अगर वो बन जाते हैं तो अथॉरिटी में प्रधान, तो वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इसमें 2 पार्ट है। ऑलरेडी एक मुस्लिम लीडर है जिसका नाम है उस्मान भाई, तो नहीं चाहता कि विष्णुदास भी इसमें लीडर बने। तो उसके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सिर्फ उस्मान भाई को सपोर्ट करते हैं, और हिंदू कम्युनिटी के जो गाइड लोग हैं वो विष्णुदास को सपोर्ट करते हैं। पर देखने में लग रहा है कि विष्णुदास का जो पलड़ा है इससे भारी है, इसलिए उस्मान भाई भी उसे समझाते, पर विष्णु नहीं समझता। बोलता है इतने टाइम से आप लोग थे, आपने हमारे जैसे लोगों के लिए क्या किया। गवर्नमेंट हर वक्त रोनाल्ड तो करते हैं, जैसे जो पुरानी चीज है, आर्कियोलॉजिक चीजें, पर हम जैसे लोगों का क्या। हम जैसे लोगों का ना तो इंश्योरेंस होता है, ना ही सोच पाते हैं कि ये काम अगर छोड़ देते तो अगर आगे जाके क्या करेंगे। हमारे पास ना कोई बीमा होता है, ना ही कोई कार्ड होता है, हमारे लिए क्या। आप इतना टाइम से हैं, आपने हमारे लिए कुछ सोचा नहीं। अब हमारी बारी है, तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो हमारे जो टूर गाइड कम्युनिटी है उनके लिए, सबके लिए काम करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है उस्मान भाई। पर उस्मान भाई को ये बात हजम नहीं हुई। इस वजह से इन दोनों में 36 का आंकड़ा हमेशा ऑफिस में बना रहता। विष्णुदास की सिंपली सी फैमिली है, तो पोता पोती है और लड़के ने शादी कर ली है, जिससे उन्हें एक बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। पूरा परिवार बहुत अच्छे से रहता है। अभी भाई के इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो उनका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाएगा। एक लड़की आती है अपनी पूरी टीम के तामझाम के साथ और विष्णुदास का इंटरव्यू लिया जाता है। तो टॉपिक थीम्स पेपर होते हैं, उस पर लड़की वो ताजमहल की सच्चाई, शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया, क्या राजा मान सिंह ने ताजमहल को लीज पे दिया था, ताजमहल के नीचे वाले 22 कमरों का रहस्य क्या है, उसके अंदर क्या है। विष्णु जी तब एक एक करके आंसर देते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है, और ताजमहल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। मतलब जो भी ताजमहल के बारे में किताबों में लिखा है वो बताते हैं। जो कि नीचे के 22 कमरे थे उनके बाद में ईंटें और चूने से बंद कर दिए गए। तभी वो लड़की पूछती है कि जो नीचे के 22 कमरे थे उसके अंदर क्या राज है, सरकार को उसको बंद क्यों करना पड़ा। मैं अगर ये बोलूं कि ताजमहल के अंदर हिंदू गॉड देवी के कुछ एविडेंस मिले तो क्या आप मानेंगे। विष्णुदास तब बोलते हैं ये सब कही बातें हैं, इन पे भरोसा मत करिए। इधर विष्णु जी बोलते हैं मुझे 25 साल हो चुके हैं, आज तक कोई एविडेंस नहीं दिखा। हाँ तो 22 कमरे का राज मुझे भी नहीं पता, सरकार ने क्या होगा कुछ सोच समझ के क्या होगा, पर हमेशा वो रेनोवेट होते हैं। गुंबज वगैरह भी रेनोवेट होते हैं, किसी इंसान को भी रेनोवेट होता है। आप भी हॉस्पिटल जाते हैं ना, वैसे ये तो इमारत है ना, इसको भी कभी कभी ठीक कराया जाता है। तभी ये लड़की एक चीज बताती है कि विष्णु जी आप इस तस्वीर पे थोड़ा नजर घुमाइए, इस आदमी का नाम है महेंद्र दास, जो कि इसमें
पहले 1970 में एक टूर गाइड आगरा में हुआ करता था और उसकी शक्ल देख के मानो विष्णुदास की एकदम सूरत बदल जाती है। ये लड़की बोलती है कि अमेरिका से 2 आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, पीटर विल्सन एंड विनेट वर्ड्स, और इन दोनों के साथ ये भी नीचे गए थे। उस 22 कमरों में से एक कमरे में उनको देखने को मिला कि हिंदू टेम्पल और स्ट्रक्चर की कुछ मूर्तियां, जिसको देखने के बाद उन्होंने एक चीज भी लिखा था। ये बात सुनने के बाद मानो विष्णु जी उठ के चलने लगते हैं और बोलते हैं, आप लिखिए ना प्यार की कहानी जो कि बाकी के लोग लिखते हैं, आपको अवार्ड वगैरह भी मिल जाएगा, इसके अंदर आप मत घुसिए। फिर विष्णु का मानव मन थोड़ा चंचल हो जाता है। वो अपने दोस्त और टूर गाइड्स लोगों के साथ दारू पीता है। दारू पीते पीते वो ये बोलता है कि क्या पता कि असली सच्चाई क्या है, मैंने 25 साल इसमें दे दिए, अगर आखिर में ये पता चलता कि ये सब कुछ झूठ है तो जो भी आज मैंने तक टूरिस्ट लोगों को बताया, तब इसमें से एक आदमी भड़क जाता है और ये बोलता है कि तू जिस थाली में खाता है उस थाली में तूने उसमें छेद करने की सोचा कैसे। विष्णु और दोनों की दारू के नशे में थे और ये बोलने लगे कि पहले तेरे पापा ने किया था ये सब कुछ, फिर भी हमने तुझे इधर रखा और आज तुझे एसोसिएशन के चेयरमैन बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और तू ये सब कुछ कर रहा है। आज तेरी 3 पीढ़ियां इस ताजमहल के गाइड बन के ही खा रही हैं और तू आज सच खोजने की बात कर रहा है। शाहजहां ने नहीं बताया कि हिंदू टेम्पल है, इसके अंदर कैसे आदमी तो और उसके नालायक और गाली भी देता है। विष्णु के लॉज फ्रेंड उसे समझाते हैं, भाई भला कुछ भी हमारा रोजी रोटी चलता है, क्या हमको फर्क पड़ता है शाहजहां ने बनवाया या किसी और ने, हमें क्या पड़ी है। वो सच खोजते खोजते तेरे पिताजी चले गए। हाँ, महेंद्र दास और कोई नहीं, विष्णु के पिताजी थे जो 1970 में वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ अंदर गए थे और उन्होंने जब ये सब कुछ बाहर लाया, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ चीजों के चलते हुए उन्होंने ये दुनिया छोड़ दिया। जब विष्णु को ये सब कुछ बोल रहे थे तब ताजमहल के बारे में उसकी असली सच्चाई हो सकता है एक झूठ हो। ताजमहल का भी एक टेस्ट होना चाहिए जहाँ पे हम सबको पता चलना चाहिए कि ताजमहल कितना पुराना है, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। उसको कार्बन डेस्टिंग टेस्ट कहते हैं। ये सब कुछ जब वो शराब के नशे में बोल रहे थे, किसी ने उनका ये वीडियो बना लिया। जब तक वो घर पहुंचे तब तक वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुका था। अपलोड होते ही मानो आग की तरह ये बात पूरे आगरा में फैल चुका था। और उस्मान भाई को क्या चाहिए था? उस्मान भाई का तो और भी काम आसान हो गया, क्योंकि उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी विष्णु ने। जिस थाली में वो खाता है उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। अलग रिलीजन के होने के बावजूद, उसके फादर का हिस्ट्री रहने के बावजूद भी एसोसिएशन ने उसको गाइड का जॉब दिया था और यहाँ तक कि उसके बेटे को भी गाइड का जॉब दिया। फिर क्या था, विष्णु के घर में तो बवाल मच गया, उसके फैमिली मेंबर सारे परेशान हो गए, उसके बेटे भी उसे कोसने लगा। फिर क्या था, एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा उन्हें बुलाया गया और कोई नहीं, अभी वर्तमान में उस्मान भाई ही उससे बोलते हैं कि तुमने जो कुछ भी बोला है हमारे खिलाफ बोला है, एसोसिएशन के खिलाफ बोला है, ये सारे बात तुमने नहीं रख सकते क्योंकि ये बिना तथ्य के हैं, तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं, तो तुम कैसे ये सब कुछ बोल रहे हो और तुम कम्युनल राइट्स के दंगे भड़काने के काम कर रहे हो। इसके चलते हुए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, तुम्हारे बेटे को भी। और जब वो एसोसिएशन रूम के बाहर निकलता है तो उसके मुंह पे काली पोंछ दी जाती है। इसके चलते हुए उसका मन बहुत ही भारी हो जाता है, पूरा फैमिली बेरोजगार हो जाता है। आसपास के लोग भी उसकी फैमिली को बहुत ही कमीनी नजर से देखने लगते हैं। विष्णु मानो बेबस हो चुका था। अब उसे लगता था जो कुछ उसने बोला वो अगर सच में सही हुआ तो मेरे देश के इतिहास के साथ क्या हो रहा है। उसके फादर ने भी जो रिसर्च किया था, इसके बदले उसके फादर को भी ये पता चला था अगर उसको दुनिया के सामने आना है तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा। और दूसरी जगह हम देखते हैं उस्मान भाई का एक और लीडर होता है जो कि बोलता है विष्णु दास ने नशे की हालत में वो बोला है, सिर्फ सस्पेंस ही इसका एकमात्र जवाब नहीं है, उसके ऊपर नजर रखो कि वो आगे कोई काम ना कर पाए। और विष्णु दास ने ये सोच लिया कि आज वो PLI डालेगा जिसके ऊपर ताजमहल के ऊपर, जो कि ऑलरेडी 7-8 ढल चुके हैं और कोर्ट ने इसके पहले बाकियों को भी खारिज कर दिया। फिर भी वो डालने का हिम्मत करता है और एक जाने माने वकील के पास पहुंचता है। वकील बोलता है अगर आपके पास प्रमाण है तो जी हाँ, PLI हम दर्ज करेंगे, कोर्ट एक्सपर्ट करेंगे, नहीं तो और भी एक नंबर बढ़ जाएगा, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। मेरे पास उन सारी चीजों के लिए फालतू टाइम नहीं है। फिर क्या था, वो लग जाते हैं प्रमाण ढूंढने के लिए, अपना पुराना ढांची निकालते हैं जहां उसके पापा के लिखे हुए कुछ बुक थीस वगैरह सब कुछ थे। विष्णुदास उन सबको पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो रिसर्च और किताबें पढ़ते पढ़ते उनको VN वर्ड्स साहब के बेटे के बारे में पता चलता है जो कि मसूरी में रहते हैं। फिर क्या था, विष्णुदास अपना झोला बिस्तर वगैरह बांध लेते हैं और घर में किसी को ना बताए हुए आगे चल जाते हैं। आगरा से सीधे मसूरी पहुंचते हैं। मसूरी जाके पूरी कहानी बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो उनको कहानी पूरी सुनाने लगते हैं। अब उनसे मदद मांगते हैं। वो बोलते हैं मेरे फादर के भी लिखे हुए कुछ थीसिस पेपर्स हैं जो कि ताजमहल के ऊपर हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, पर इससे कुछ बदलेगा नहीं। वो पूरा स्टडी कर लेते हैं और वकील को भी फोन कर देते हैं, PLI दर्ज कर लो, कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगा, एक्सपर्ट को भी कर लेंगे। और वही होता है, PLI डाल दिया जाता है और PLI डालते ही सुर्खियों की खबरें आ जाती हैं।
टीवी, न्यूज़पेपर पर, हर जगह पर ये बात आ जाती है और मुस्लिम कमेटी तक भी ये बात पहुंच जाती है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम कर देगा। फिर हमको आगरा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें रशीद को देखते हैं जो कि एक डिफेंस लॉयर था, और जो विष्णु जी का लॉयर था वो बेचारा कोर्ट पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उनके घर में जो कुत्ता था उनको डराने के लिए उसे मार दिया गया था, क्योंकि वो विष्णु दास का केस लड़ रहे थे और इस केस को भी वो लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, और ये भी धमकी दिया गया कि अगली बार फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो उसने ये केस छोड़ दिया। विष्णु के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, खुद ही उसको कोर्ट में अपने लिए लड़ना पड़ा। फिर कोर्ट शुरू होता है और पहले ही पूछा जाता है कि आपका वकील किधर है। वो बोलते हैं कि मैं खुद ही वकील हूँ सर, क्योंकि कोई ये केस नहीं लेना चाहता। फिर पहले वो अपना बयान शुरू करता है, उनको प्रॉब्लम किस किस चीज से वो बताता है। मुझे 3 अथॉरिटी से प्रॉब्लम है। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको कैसे पता चला कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया। सेकंड, हमारा एजुकेशन बोर्ड, जो बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है और किस आधार पे, किस डेटे के ऊपर बेस कर रहा है, वो तीनों गवर्नमेंट के ऊपर है। क्योंकि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसके अंदर क्या चीज है, गवर्नमेंट को उनके ईंट और चूने से बंद करवा दिया गया दरवाजा हटते हुए। फिर भी जो डिफेंस के लॉयर थे शाहिद, उन्होंने भी बताया कि आप कौन से अथॉरिटी के ऊपर फिर भरोसा करते हो। अगर आपको एजुकेशन बोर्ड, गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको देश के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो इस हिसाब से तो आप देशद्रोही हुए। और आपको क्या लगता है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए पूरा सिस्टम ने पूरे आंख बंद कर लिया है? जो कुछ भी बुक में लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया है और जो गवर्नमेंट ने किया है, वो सब कुछ गलत है, सिर्फ एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि विष्णु दास ने कुछ फोटो भी अपने साथ कैरी किए हुए थे, जहां पर वो उसे 22 कमरों की फोटो के बाहर की ओर फुटेज लिए गए थे। उसी के साथ उसने बहुत सारे फोटोज लिए थे जो कि फर्श के थे, जहां पर स्वास्तिक चिन्ह और हमारे हिंदू कल्चर के बहुत सारे निशान मिले। उसी के साथ उसने एक गंजुब को, की ताजमहल के उतना ऊपर था, उसकी भी फोटो जूम करते हुए ये दिखाया कि इधर आपको नारियल, शिवलिंग के ऊपर का जो त्रिशूल है, और वो उसी के साथ आपको आधा चंद्रमा भी मिलेगा, जो कि हमारे हिंदू कल्चर को दर्शाता है। उसके तर्क देते हुए रशीद भी बोलते हैं कि आधा चंद्रमा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को भी दर्शाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर आप नहीं देख रहे हैं, उधर लिखा हुआ है अल्लाह अकबर। वो बोलते हैं कि अगर रिनोवेशन का काम चल ही रहा था तो अल्लाह अकबर रखना कोई बड़ी बात नहीं। रिनोवेशन का ये नाम सुनते ही यहाँ लोग पूरी तरीके से भड़क जाते हैं। रशीद बोलते हैं, आप रिनोवेशन क्यों बोल रहे हैं, ये एकदम न्यू से शाहजहां ने बनवाया है। उसी के साथ बहुत सारे प्रूफ विष्णु दास ने और भी दिए थे, जहाँ पर गौशाला और बहुत सारे हिंदू चीजों की निशानियां भी मिलते हैं। इन सारी चीजों और तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने इस PIL को एक्सेप्ट कर लिया। रशीद और उसके आका इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। रशीद बोलता है, आप चिंता मत करिए, इसके बाद कोई भी इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं उसको कोर्ट में इतना घसीटूंगा कि इसके बाद कोई भी ऐसी PIL डालने के लिए सोचेगा भी नहीं। तब उसके आके बोलते हैं, ताजमहल के ऊपर डाला, इसके बाद कुतुब मीनार के ऊपर डालेंगे। पागलों की कमी नहीं है हमारे देश में, इसको ऐसा तोड़ना इसके बाद कोई सोचे भी ना। फिर अगले दिन देखते हैं कि फिर से कोर्ट में हियरिंग होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एजुकेशन बोर्ड को बुलाया जाता है, अथॉरिटी को भी, जहाँ पर एक लेडी होती है जिसको पूछा जाता है कि रशीद द्वारा कि आप एजुकेशन में जो भी बुक है, हिस्ट्री में उससे कोई तथ्य को कैसे डालते हो। वो बोलते हैं, हिस्टोरियन होता है जो कोर्ट के वर्किट होता है उसको देखते हुए पॉजिटिव में हम वो डालते हैं, और जिससे बच्चों के ऊपर असर अच्छा पड़े, कोई गलत असर चीज हम डालते नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट चीज हम डालते नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं विष्णु बोलते हैं, जो भी मतलब हिस्ट्री बुक में है बच्चों के लिए अच्छा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट चीज आपने नहीं बताया, आपने वही चीज दर्शाया ना मैडम। मैडम ने बोला, हाँ मैंने वही चीज दर्शाया, और उसी से इस रूल से ही पास होता है। तब वो बोलते हैं, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा है, उसके पहले और पीछे आपने हिंदुत्व को यूज किया। नाथुराम गोडसे एक हिंदू था, हिंदू पेपर के लिए वो काम करता था, उसने कितना गलत काम किया, इसमें उनकी नाम जाति के बारे में बताने की क्या जरूरत थी, उन्होंने गलत काम किया है। बाबा राव अम्बेडकर के लिए भी ये सब कुछ कराया गया, किसी मॉनिटरी कम्युनिटी के बारे में क्यों आज तक क्यों ऐसा नहीं लिखा गया। हर एक मॉनिटरी राजा के बारे में इधर ग्लोरिफाई करके आप लोगों ने लिख दिया, पर किसी भी हिंदू महाराज के बारे में क्यों नहीं लिखा गया। इतिहास बुक में छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, संभाजी महाराज, इनके बारे में क्या आपने नहीं सुना? इनके वीर कथाओं के बारे में क्यों इतिहास बुकों में नहीं लिखा जाता? बच्चों को क्या इनके बारे में नहीं जानना चाहिए? आपको खुद को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म करते हैं, कोर्ट के सामने ये बोलते हैं कि इनके हिसाब से मुगलों के बाद कोई गोल्डफियर राजा पैदा ही नहीं हुआ। सोच को पनपने से पहले ये लोग तोड़ देते हैं। कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डाल देता है, जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू राष्ट्रीय पार्टी से भी बुलावा आ रहा है विष्णु को, क्योंकि सबको अपना कॉमन इंटरेस्ट चाहिए। और उसी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी विष्णु से बहुत नाराज, इससे चलते हुए उसकी बेटी और उसके बहू के साथ भी
बहुत बार बदतमीजी होती है। उनके बेटे को भी पीटा गया रास्ते में। तभी एक हिंदू नेता आते हैं और उसके बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और विष्णु के पूछने पर ये बताते हैं कि तुम्हारे पिता भी मेरे पास आए थे, छोटा मोटा कार्य करता था, कुछ नहीं कर पाया, पर आज तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। इसमें उसका क्या फायदा था ये तो हमको नहीं पता, पर विष्णु का काम हो गया, उसके बेटे को जो इलाज हो गया और उसका सपोर्ट में एक पॉलिटिशियन नेता आ गया। फिर अगले दिन कोर्ट में हियरिंग में एक हबीब साहब को लाया गया, रशीद द्वारा, जो कि बहुत जाने माने लेखक थे। ताजमहल के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। बोलते हैं फारसी में जब कुछ लिखा हुआ था मैंने अनुवाद करके बहुत ध्यान से इसकी हिंदी में अनुवाद किया, और जहां पर मुझे पता चलता है कि शाहजहां ने पूरे दिल से ताजमहल को बनवाया अपनी बेगम के शौक में। कोई किसी से बैत इतना मोहब्बत कैसे कर सकता है। तभी विष्णु जी वही बुक का 403 वाला पन्ना खोल के बोलते हैं, इधर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि शाहजहां ने जयसिंह से ये महल लिया था। तब वो हबीब मानो लड़खड़ा गया और बोलता है मेरे बुक में तो ऐसा कोई भी अनुवाद नहीं है। तब वो बोलते हैं आपके बुक में नहीं होगा क्योंकि आपने गलत अनुवाद किया है, क्योंकि आपको फारसी पढ़ना नहीं आता होगा, तो इसको पढ़ के बताइए ये ओरिजिनल बुक है। तब वो नहीं पढ़ पाते, वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता है। तब विष्णु बोलते हैं जो भी आपको पसंद आए आपने अपने बुक में लिख दिया, जो आपको ना पसंद आए वो आपने नहीं छापा। और इसी के साथ बहुत सारे तथ्यों के साथ ताजमहल के बारे में बहुत सारे डाटा पेश करा गया, जहां पर गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया कि उधर कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखा गया था जिसका टाइम शुरुआत से लास्ट तक ताजमहल बना है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया कि ताजमहल इतने टाइम से बना। कुछ कथित सवा कवि के बारे में लिखा गया था जो तभी भारत आए थे भ्रमण करने के लिए। उन्होंने कुछ लिखा किसी टाइम लाइन में किसी दूसरे के टाइम लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा, और दूसरी जगह कोर्ट बार बार बोले जा रहा है कि आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे, कुछ आई विटनेस देने पड़ेंगे। उस 22 कमरों के अंदर क्या है तब विष्णु बताते हैं जो सर विलियम्स आए थे उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना कार्बन डेटिंग किया था एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर। उनको पता चला था कि जब ताजमहल था उससे 300 साल पहले ये ताजमहल की लकड़ी का सैंपल है, मतलब उससे पहले यह सब कुछ बना, शाहजहां ने इसको नहीं बनाया। और जब ये थीसिस पेपर उन्होंने पेश की गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ने और कुछ भी नहीं किया, लकड़ी के दरवाजे हटवा दिए, उधर ईंट के दीवारें लगवा दी गई। कुछ तो सच छुपा रहे हैं ये लोग। फिर कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलती है जहां पर हम देखते हैं रात को विष्णु जी के पास एक कॉल आता है जो कि और किसी और का नहीं वकील का होता है। जब वो धीरे धीरे बोल रहा था कि एक आई विटनेस है जो कि गवाही देगा, तब विष्णु जी भी उससे मिलते हैं और ये बोलते हैं मेरा नाम ऑफिसर रघु राम है। मैंने 1959 में ताजमहल के अंदर वो 22 कमरे हैं, एक कमरे के अंदर मैंने स्वस्तिक चिन्ह और हमारे हिंदू कल्चर की चीजें देखी हैं, पर मुझको ये बताया गया कि हायर अथॉरिटी द्वारा कि इस जगह को सील कर दिया गया। मैं आपके साथ हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, मैं गवाही दूंगा। तब मानो विष्णु के मन में एक भरोसा आ गया कि गवाही देते वक्त वर्किट पूरा बदल जाएगा। पर अगले दिन मानो वो कोर्ट नहीं पहुंच पाया, उसे डरा दिया गया, धमका दिया गया। फिर कोर्ट से और एक डेटा मांगा गया। फिर वो पागल होता गया कि किसे पता चलेगा कि उधर कौन गया था, कौन मुझे बताएगा असली सच्चाई कौन है, वो लड़की कौन है जो रिपोर्टर थी जो पहले विष्णु का इंटरव्यू लिया था। वो उससे कनेक्ट करती है और बोलती है कि मुझे सर विलियम्स की बेटी का पता है, उनसे आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, पर इतनी जल्दी वो इंडिया नहीं आ पाएगी, वो आपको किसी से मिलवाएगी और जरूर आपकी मदद करेगी। वो उधर थी जब विलियम्स ने लकड़ी का टुकड़ा लिया था। फिर एक जगह मिलने का डिसाइड कर लिया, एक आदमी को भी उस जगह आना है, पर इस बार मानो विष्णु को पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। उसके बाद विष्णु ने पॉलिटिशियन से मदद मांगी और एक पुलिस ऑफिसर को उधर नकली पेज बना के लाएगा। ऑब्वियसली उसका किडनैप हो जाता। बाद में पता चला कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसको छोड़ दिया गया। क्रिमिनल को पकड़ लिया गया जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही कर रहे थे। और दूसरी जगह जो असली गवाह थे जो कि विलियम सर के साथ थे वो कोर्ट में मौजूद थे और वो कोर्ट में गवाही देते हुए उन्होंने कहा असलियत में उन्होंने क्या क्या देखा। सब कुछ देखते हुए कोर्ट ने फाइनल वर्किट का डेटा भी सुना दिया। उस दिन रशीद और उसके आका लोग भी कोर्ट पहुंचे थे, विष्णु अपनी फैमिली के साथ, जहां पर कोर्ट फाइनल वर्किट सुनाने से पहले 2 मौके देता है दोनों लोगों को अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाने के लिए। जहां रशीद ये बोलता है कि सर आप इस मुद्दे को अब कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, शाहजहां ने ताजमहल को बनाया या नहीं बनाया, अभी आप प्रेजेंट चीज को देखिए। ताजमहल के लिए हमारे इंडिया में मतलब हमारे देश में कितने हजारों करोड़ों का रेवेन्यू आता है, कितने टूरिस्ट लोग आते हैं, कितने लोगों का लाइफ चलता है। विष्णु जी को इस केस के लिए खुद PIL डाला था। उसकी 3 पीढ़ी इसकी वजह से खाना खा रही हैं। अगर इसकी वजह से कोई ऐसा स्टेटमेंट सुनाया गया जहां पर कम्युनल राइट्स बन जाते हैं, दंगे होते हैं, तो लोग ताजमहल आना छोड़ देते हैं, तो देश का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उनका क्या होगा, इतने लोग उसके ऊपर डिपेंड है, उनका क्या होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपना वर्किट सुनाइएगा। और अब विष्णु जी अपना वर्किट क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनाते हैं। ये सच्चाई है,
सच्चाई हमको सबको सामने लानी चाहिए। इसके पहले हमारे बहुत सारे मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया। शाहजहां के पीरियड में बोला जाता है गोल्डन पीरियड, बट सबसे ज्यादा मंदिर उन्होंने ही तोड़े थे। और हम उनको ग्लोरीफाई ऐसे करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बहुत सेलूर थे। अगर वो सेलूर थे तो इतने मंदिर क्यों तोड़े गए? अगर वो लव की निशानी थे तो इतने सारे लोग शाहजहां के टाइम पीरियड्स में भूखे थे। 70 लाख लोग मारे गए थे। उन्होंने कुत्तों का मांस खाया, इसी के साथ उन्होंने भूखमरी से जान दे दी। पर शाहजहां ने हर एक गांव में चंदा मांगा इस ताजमहल को बनाने के लिए। ये सब कुछ बुक में लिखा है, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का डिसीजन लेता है इसको फिलहाल होल्ड करा जाए और एक कमेटी बनाई जाए आगे की कार्रवाई के लिए। इसी के साथ ये भी बोला जाता है जो बुक्स हैं हमारे हिंदू कल्चर मंदिर के बारे में बताएं, जैसा कि मुगलों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को पढ़ते हुए लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश के इतिहास के बारे में, इतिहास को कोई भी कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं कर सकता। तो स्पेशल टीम और आर्कियोलॉजिस्ट टीम के साथ द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद एक डिस्क्लेमर आता है जहां पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले ही PIL डाल चुके हैं। और आप लोगों को भी सुन के बहुत हैरानी होगी कि 2025 में भी PIL डाले गए। विष्णु जी का केस खारिज हो जाता है, उधर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में भी खारिज हो जाता है। पर PIL इसके बाद भी नहीं रुके, लोग PIL डालते रहे और प्रमाण मांगते रहे, पर आज तक किसी को भी पक्का सबूत नहीं मिला है कि उन 22 कमरों में क्या है। और इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा घूमी हुई है, क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था, क्योंकि फिल्म देखने के बाद आपको हर एक वर्ड सही सही बताना पड़ता है। पर मुझसे कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेकें हुई होंगी, इसके लिए मैं आप लोगों से सबसे क्षमा मांगती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार।